तो वो जो थर्ड केस है, मतलब थर्ड केस में डेंसिटी सेम है ना, तो सिमेट्री है। तो वो जो अभी केस हमने देखा है ये है ना, कौन सा केस, जैसे ये केस है पहले, ये वाला केस भी आप समझ सकते हो, क्योंकि करंट का बाइफरकेशन होगा तो सिमेट्री इस तरह से है, क्योंकि डेंसिटी सेम है ना, सॉरी डेंसिटी क्या, रेजिस्टिविटी सेम है। तो रेजिस्टिविटी सेम होने की वजह से क्या होगा, करंट का बाइफरकेशन इस तरह से होगा कि उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता ही है। इसलिए ये ले लो आप, या आप चाहो तो स्फीयर वाला केस ले लो। स्फीयर वाले केस में भी ऐसा ही है कि मान लो इधर से एंटर किया, जबकि ये तो स्फीयर है, उस केस में भी यहाँ क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि ये भी रो और ये भी रो है। तो वैसा ही यहाँ है। तो जब इस तरह की कोई सिमेट्री में रेजिस्टिविटी सेम होती है तो फिर सिमेट्री अगर दिया है ना, इसकी जगह जैसे मान लो स्क्वायर भी होता तब भी वहाँ क्या होगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, ये तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इस वाले केस में। तो थर्ड वाले केस में उसमें तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास में फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सिक्स्थ एवं नाइन्थ। A point charge is moving in clockwise direction in a circle with constant speed. Consider the magnetic field produced by the charge as point P, not center of the circle on the axis of the circle. It is constant magnitude only. बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड में लेकिन कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मान लो कि ये सर्कल ऐसा है जिसमें ये घूम रहा है पार्टिकल। तो ये ओमेगा आर है ना, तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर अपने को चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 4 पाई आर क्यू, है ना। ये हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक, तो बस आप देखो, क्योंकि वी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा है ना, वी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा, वी भी कांस्टेंट है। ये जो आर है वो ये भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए बी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10। Magnetic induction and intensity of magnetic field inside an iron pole of an electromagnetic are दिया हुआ है।
तो ये दरअसल अपने को दिया क्या है इसने, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यानी बी दिया हुआ है अपने को कितना, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको टेस्ला भी बोलते हैं हम लोग, तो 10 टेस्ला एक तरह से दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है इसने ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये कितना दिया है, 250 एम्पियर पर मीटर। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो आपको याद होगा कि B बाई म्यू इक्वल टू H होता है, या B नॉट बाई म्यू नॉट, क्योंकि H क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, ठीक है ना। तो इस केस में ये हमारे पास में है, ऐसा है, तो हमें क्या चाहिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं B बाई म्यू को म्यू आर म्यू नॉट इक्वल टू H, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। ओके, ये फॉर्मूले याद रखिए, ये सब पढ़ाए हैं आपको, जो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाया था तब बताया था आपको, है ना।
ठीक है, और ये क्या होता है, HC, कॉर्सिविटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में इसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में क्या होता है, हाई रेटेंटिविटी, लो कॉर्सिविटी। वैसे तो देखो, हमने ये भी बात किया था कि एक था सॉफ्ट मटेरियल होता है और एक हार्ड मटेरियल होता है। तो हार्ड मटेरियल का हमने देखा था कि इसकी रेटेंटिविटी भी ज़्यादा थी, कॉर्सिविटी भी ज़्यादा थी, है ना। और जो सॉफ्ट मटेरियल था उसकी रेटेंटिविटी क्या थी, कम थी, कॉर्सिविटी भी कमी थी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में, तो इसमें जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चलें, क्योंकि इसमें जो ग्राफ होता है वो तो ऐसे मिलता, तो इसी तरह का ग्राफ है। इसका मतलब यहाँ रेटेंटिविटी क्या होती है, एक तरह से कॉर्सिविटी से तो ज्यादा ही होती है। तो उसको अगर वैसा देखूं मैं, तो उसके हिसाब से तो ग्राफ हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। हाई रेटेंटिविटी होना चाहिए और लो कॉर्सिविटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि लो रेटेंटिविटी होना चाहिए और लो कॉर्सिविटी होना चाहिए सॉफ्ट मटेरियल की, और हार्ड जो मटेरियल है उसकी कॉर्सिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए और रेटेंटिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L carries a charge Q। एक रॉड है, इस पे चार्ज Q का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L carries a charge Q distributed uniformly on it। The rod is pivoted at its midpoint and is rotated at frequency omega, यानी फ्रीक्वेंसी f, तो यानी 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड पासिंग थ्रू द पाइप। द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैंने आपको देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो आप ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपने को चाहिए, तो Q/2m रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mL²/12 इंटू ओमेगा, यही आंसर है। तो हमारे पास आ गया m इक्वल टू Q, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, QL², इसको 2πf/2 इंटू 12, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यही आंसर आ गया। कितना आ गया है, तो पाई QL²f/12, ठीक है। थर्टीन 14 13 15, uniform magnetic field B where K's constant is applied perpendicular to the plane of non-conducting loop। non-conducting loop है, having charge Q, charge Q मान लो इस पर है, और B जो है अंदर की तरफ है, यहाँ मान लिया मैंने, और B यहाँ टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी बताना है। तो आप यहाँ देखो कि B हमारे पास में दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू माइनस dB वेक्टर बाई dt।
तो बी अंदर की तरफ पता चल ही रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात अपोज करेगा, तो एक तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी, ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा E इंटू 2πr इक्वल टू जाएगा d/dt k इंटू टी, सॉरी ये d5/dt है, माइनस d5/dt है, तो इंटू पाई आर स्क्वायर, तो k पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अपने को E मिल गया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास में E इक्वल टू, तो पाई से तो पाई, एक R से एक R, तो E हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो KR/2। अब इसकी वजह से क्या मिल रहा है, इसको टॉर्क मिलेगा, यानी फोर्स ऐसे लगेगा। तो मान लो DQ, ऐसा करते सारे चार्ज को आप चाहो तो एक जगह भी रख सकते हो। सारे चार्ज को मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, तो मतलब Q इंटू E, ये फोर्स आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा Q इंटू E इंटू R, ये टॉर्क आ गया। और ये क्या लूप है, तो लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² इंटू अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा मिल गया अपने को, यहाँ से अल्फा मिल गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अल्फा इंटू टी हो जाएगी। सॉल्व कर लो, आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। आगे बात समझ में कर लोगे? है ना? तो आ जाएगा मेरे ख्याल, जो भी आएगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। A conducting wire is bent in the form of a parabola y square equal to x. A conducting wire is bent in the form of parabola y square equal to x, carrying a current as shown in the figure. This wire is placed in magnetic field B, vector equal to -2k cap Tesla. The unit vector in the direction of force. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था, आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो लूप है तो इसमें इफेक्टिव लेंथ तो ये हुई ना, तो अगर x हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू अगर 1 है तो y भी 1 हो गया, यानी ये 1,1 हो गया इसके कोऑर्डिनेट। फिर x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया 4,-2, है ना, ये -2 वाला पॉइंट हो गया यहाँ। तो इन दोनों पॉइंट की इन वेक्टरली लिखना है, तो वेक्टर इसका किधर की तरफ होगा, लेकिन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वेक्टर नहीं बना सकते हम लोग। यानी ये हमारे पास में एल वेक्टर होगा, तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i कैप -2j कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो 3i कैप -3j कैप, ये हमारे पास में एल वेक्टर है। ठीक, और बी क्या है हमारे पास में, बी अंदर की तरफ है, तो फॉर्मूला क्या है, आई एल क्रॉस बी वेक्टर, ये फोर्स हो गया। एफ वेक्टर इक्वल टू आई को तो रहने देते हैं, तो 3i कैप -3j कैप क्रॉस -2k कैप,
तो -2i हो गया, और i क्रॉस k कैप क्या होगा, -j कैप, और j क्रॉस i क्या होगा, तो माइनस तो था इससे, तो ये हो गया i कैप। यानी अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया, यानी 2i हो गया i कैप प्लस j कैप। इसका मतलब इस डायरेक्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया हमारा। इसका यूनिट वेक्टर निकालना आता है आपको। नेक्स्ट इज 17। वैसे तो ये वाला पार्ट जो 17 वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता आपसे, क्वेश्चन में इसने डाल दिया क्योंकि ये मूविंग फ्रेम वाला क्वेश्चन है। The charged particle is kept at rest on a smooth horizontal surface। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम सीख के आए उन कॉन्सेप्ट को यूज यहाँ करके ये हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सब टफ क्वेश्चन है। The charged particle is kept at rest on a smooth। अब देखो चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पर है, चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो भी मैग्नेटिक फोर्स अगर इस पर पूछा जाए तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो फोर्स क्या है इसके ऊपर, जीरो है क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स क्या है, जीरो है। क्लियर। ये कह रहा है, आप क्या कह रहा है देखो, विच इज एक्टिव हो गया, कह रहा है एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट। यानी जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। पहले भी इसको जो ऑब्जर्व किया जा रहा है इनर्शियल फ्रेम से किया जा रहा है क्योंकि फ्रेम रेस्ट पर है। इनर्शियल फ्रेम से जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो उस पर फोर्स अगर वो पहले रेस्ट पर है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स जीरो है तो बाद में भी फोर्स उस पर जीरो मिलना चाहिए। जब भी आप पहले भी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो फोर्स जीरो था, बाद में भी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, पहले भी जीरो था एक्सेलरेशन, बाद में भी जीरो होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस, उसके आधार पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो क्या कह रहा है, देन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली। क्यों, जब ये आदमी मूव करेगा तो ये इधर v स्पीड से जा रहा है, तो ये जब ऑब्जर्व करेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये पीछे की तरफ v से जा रहा है। तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल अगर v स्पीड से जाएगा तो सर्कल में घूम जाएगा। सर्कल में घूमने का मतलब ये हो गया कि इस पर फोर्स आ गया है, जबकि फोर्स तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इस पर फोर्स अभी भी क्या है, जीरो ही बना हुआ है, इसलिए डिवेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ये मतलब है यहाँ। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। हाँ, अब यहाँ ये कह रहा है कि क्या इस पर मैग्नेटिक, मैंने थोड़ी कहा मैग्नेटिक फोर्स बाद में जीरो होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है यहाँ देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ रेस्ट पर थी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब रेस्ट पर है और चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक लाइंस की फोर्स मूव करने लग गई है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो फिर और कोई भी और फोर्स भी आएगा। तो ये मैंने क्या कहा, ये आगे का क्वेश्चन है, फ्रेम से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, उसके बाद कुछ और फोर्स भी होगा, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है, ठीक है। कुल मिला के ये कि आप ये कह सकते हो कि इस पर फोर्स जीरो है। अब ये नहीं कहोगे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, लेकिन और फोर्स भी हो सकता है क्योंकि मूविंग फ्रेम से मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये चेंज होता है, मतलब उस तरह से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है उस फ्रेम के में जाने के बाद में, या ऐसा कुछ इसमें हो रहा है, ठीक है। इस पे ये नहीं कहेंगे लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी यहाँ मूव कर रही है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है चार्ज पार्टिकल पर, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और कौन सा है, चलो भी देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो उसमें हमने केवल मैंने रीडिंग लेना आपको सिखाया था, है ना। लेकिन अब क्या है कि जैसे इसमें जीरो एरर है मान लो,
पहले जीरो एरर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एरर में ही। तो नेक्स्ट इज जीरो एरर। तो जीरो एरर, तो अगर मैं एक वर्नियर कैलिपर्स की जीरो एरर की बात करूं, वैसे तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजरमेंट के लिए बात करेंगे उसके लिए बात करते हैं, तो हम यहाँ वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं। तो जीरो एरर का मतलब होगा कि तब क्योंकि ये हमारे पास में है, पास में, और इन दोनों जोश को मिलाया, तो क्या हो रहा है यहाँ कि वर्नियर, मान लो ये वर्नियर का स्केल है, यहाँ ये 0 है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और ये मेन स्केल का 0 यहाँ है। अगर दोनों 0 कोइंसाइड कर गए तब तो जीरो एरर क्या है, 0 है। ठीक है, जीरो एरर क्या है, 0 है। लेकिन अगर हमने दोनों जोस को मिलाया और 0 अगर मान लो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब है उसमें जीरो एरर है, या तो नेगेटिव जीरो एरर होगी या पॉजिटिव जीरो एरर होगी। पॉजिटिव कैसे देखेंगे, नेगेटिव कैसे देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जीरो एरर, तो इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये दो तरह की एरर, जीरो एरर होती है, तो एक एक करके बात करता हूँ। तो एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब होगा कि अगर वर्नियर का 0, ध्यान से समझेगा, वर्नियर का 0 अगर मेन स्केल के 0 से के किधर है, राइट में है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला मेन स्केल है। तो मेन स्केल का 0, मेन स्केल ये है और ये वर्नियर स्केल है। तो मेन इस अगर वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में है, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, 0 of the वर्नियर स्केल, 0 of the वर्नियर स्केल is at right of main scale। सॉरी, मतलब हाँ सही तो है। पॉजिटिव जीरो एरर, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट राइट ऑफ द मेन स्केल। मतलब क्या हुआ, अभी जैसे फिगर बनाए इसमें तो जीरो एरर क्या है, 0 है, कोई एरर नहीं है। लेकिन ऐसा हो मान लो, अभी जैसे इसमें इस फिगर में तो मैं कह सकता हूँ कि जीरो एरर क्या है, 0 है। लेकिन अगर ये फिगर में बनाता हूँ,
ये मेन स्केल का 0 है, और ये यहाँ है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है भाई मैंने क्या लिखा? हाँ सर। तो ये बना लो आप लोग। तो ये हो गए पॉजिटिव जीरो एरर। क्योंकि जब ये इधर ही है तो इसका वाला हमेशा रीडिंग क्या दिखाएगा? ज्यादा दिखाएगा ना, जबकि दोनों जोश को तो जब मिलाया तो एक तरह से उनके बीच में कोई गैप था ही नहीं, और रीडिंग क्या दिखाएगा? थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा दिखाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो रीडिंग है वो क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा? मैं इस फिगर में मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो दोनों जोश को मिलाया तो मान लो इसका 0 यहाँ है, ठीक है ये, और ये 10 यहाँ है। तो अगर इसका 0 वर्नियर स्केल का 0 अगर राइट लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव जीरो मतलब क्या होगा? 0 of the vernier scale is at left of the main scale 0। ठीक है, तब क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो। तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव के साथ उस वैल्यू को लेना। मान लो जैसे कि मैं कहता हूं कि वो वैल्यू आती है -0.5 mm, तो अपने आप में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों जोश को मिलाया तो वो एक हमेशा रीडिंग क्या दिखाएगा? जब भी मेजर करेंगे कम दिखा रहा है, इसका मतलब है कि क्योंकि वो आगे चला जा रहा है ना जीरो उसमें, इसका मतलब उसको क्या करेंगे? हमेशा ऐड कर देंगे। यही हुआ, जो भी रीडिंग आएगी ना फाइनल उसमें ऐड कर दिया जा रहा है, क्योंकि जीरो एरर को हमेशा सेपरेट करते हैं। तो माइनस तो था इसे, नेगेटिव जीरो मतलब माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वहां प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर अल्टीमेटली फाइनल रीडिंग में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और पॉजिटिव जीरो एरर जो फाइनल रीडिंग नहीं,
जो मतलब जो भी हम रीड करने के बाद जो लिखेंगे फाइनल आंसर कुछ और होगा, है ना। तो रीडिंग में क्या करेंगे, पॉजिटिव 0 है तो एक तरह से वो सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, और नेगेटिव है तो एक तरह से उसमें ऐड हो जा रही है, तो वो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा उससे। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या कहा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब आपको नेगेटिव 0 एरर का एक एग्जांपल, क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर में तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, नेगेटिव 0 एरर में दिक्कत आती है। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ये लिख लो पहले। इसमें क्या है, नेगेटिव 0 एरर है। हो गया, लिख लिया। अब जैसे एक एग्जांपल इसमें लेना जरूरी है ना, तो मैं फिगर बनाऊं, फिगर के हिसाब से रीडिंग की बताऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास में मान लो जैसे कि और ये हमारे पास में तो ये हमारे पास में इसमें जो दिया है ये मेन स्केल का है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है, क्योंकि मेन स्केल है तो जा रहा है आगे तक। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास में वर्नियर स्केल है, तो 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा अपने को दिया है कि 0 आगे चला गया है ना, दोनों जोश को जब हमने मिलाया। तो यहाँ से इससे देखेंगे हम लोग, मैं एक एग्जांपल यहाँ जो दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको याद होगा कि हमने ये मान लो यहाँ मैं 0 लेता हूँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने जब मैच करवाया था इसमें
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला मैच करवाया था हमने यहाँ, है ना? कितने से? 10 से। ये वर्नियर स्केल था, ये 0 था। तो आपने देखा था कि ये 1 होता है इसमें, और ये गैप कितना था इनके बीच में? 0.1 mm था, है ना? फिर ये 2 था, तो यहाँ इनके बीच में गैप कितना था? ये 0.2 mm था। क्लियर? अब अगर मान लो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि या देखो यहाँ 0 क्या हो रहा है इस जगह पर, देखो ये 0 आगे चला गया। इसका 0 आगे जाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक? तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि आगे शिफ्ट होता है, मान लो इसका 1 अगर इस 0 से कोइंसाइड करता है, तो इसका मतलब है कि आगे कितना गया है, मान लो, है ना? ये आगे कितना गया, समझ में आ रहा है ना? ये आगे कितना जाएगा अल्टीमेटली? ये जाएगा 0.9 mm जाएगा कि नहीं जाएगा? ये लॉजिक समझ में आ रहा? मैंने क्या कहा कि वर्नियर स्केल का 0 अगर इस 0 से कोइंसाइड करे, किसके? मेन स्केल के 0 से। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है ना? तो इसका मतलब इस केस में रीडिंग क्या होगी? 0.9 mm होगी। क्लियर है मैंने क्या कहा? अगर मैं कहता कि मान लो 2 इसके 1 से कोइंसाइड करता है, तो 2 1 से कोइंसाइड कर रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक? 2 इतना है तो शिफ्ट हुआ ना? कितना शिफ्ट हुआ है? 0.8 mm शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये लॉजिक समझा मैंने क्या कहा? हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव 0 एरर में ही प्रॉब्लम आने वाली है आपको, पॉजिटिव 0 एरर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नेगेटिव 0 एरर का कॉन्सेप्ट अलग ही चलता है, क्योंकि चलता है क्या है, दिखा रहा हूं ना मैं आपको, उसका रीजन क्या है भाई। अगर 2 कॉन्सेप्ट करा तो आप ये नहीं कर सकते सर 2 कॉन्सेप्ट कर रहा है तो 2 into आपने 0.1 कर दिया तो 0.2 चला, वो नहीं, दरअसल तो 0.8 चल रहा है। क्लियर है मैंने क्या कहा? हाँ, बस यही समझाना था मुझे, इसमें याद रहेगा ना ये पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ यही करना है आपको। अभी है ना? तो जैसे अगर मैं कहूँ कि थर्ड वाला मान लो 2 से कोइंसाइड कर रहा है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया वो हो जाएगा हमारे पास में 0.7 mm, यानी 10-3 कर सकते हो आप, 10-3 into 0.1 mm, या सिंपल आप ऐसे लॉजिक के साथ कर सकते हो, क्योंकि लेंथ ही तो मेजर करना है। तो अगर 3 मान लो 2 से कोइंसाइड हुआ, किसके 2 से? मेन स्केल के 2 से। 3 किसका? थर्ड डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का। अगर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है तो कितना शिफ्ट हुआ वो इधर की तरफ? 0.7 mm।
ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये कितना है, ये वाला कितना है 2 mm है और ये पूरा कितना होगा 2.7 mm है। तो अगर 3 इसके 2 से कोइंसाइड कर रहा है तो कितना चला है 0.7 mm चला। तो यानी 10 - 3 × 0.1 ऐसे भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से बात पक्की क्लियर हो गई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। पॉजिटिव जीरो एरर में कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप अभी करते आ रहे हो ना वैसे करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मान लो जो भी कोइंसाइड कर रहा हो उसके हिसाब से रीडिंग ले लो और उसके बाद बस आगे प्रोसीड करो क्वेश्चन को, है ना। तो ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर्स वाला। अब जैसे ये क्वेश्चन लिया है इसने, जैसे 30th क्वेश्चन देखो आप, 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 30 पे जाइए। The least count of main scale is 1 mm. In the vernier calipers, 9 mm main scale divisions matches with 10 vernier scale divisions. When no object is placed between the jaws, the zero of vernier is slightly behind the. अब देखो, when no object is placed between the jaws, the zero of vernier scale is slightly behind the zero of main scale. The zero of vernier scale is slightly behind the zero of the main scale. When a sphere is placed between the jaws, the reading of the vernier is shown in the figure. The thickness of the object using the defected vernier calipers will be, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ इसको समझना जरूरी है। इसने क्या कहा उसको पढ़ो ध्यान से। द जॉज ऑफ द वर्नियर स्केल स्लाइटली बिहाइंड द जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है दरअसल वो लेफ्ट में है। क्या है, लेफ्ट में है। इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। बिहाइंड का मतलब ये होता है इसके पीछे, क्योंकि जिस तरह से रखा है ना, तो ये वाला केस है, ये वाला केस बन रहा है वो इसके पीछे, क्योंकि जब इधर जाएंगे इसको आगे माना जाएगा ना, और इसके पीछे का मतलब ये जीरो इधर चला जा रहा है। क्लियर है भाई 30th क्वेश्चन का जो बोल रहा है वो? हाँ सर। ये रफ कर दूं ना मैं, ये नीचे वाला फिगर ये? हाँ सर। हाँ, किसका? हाँ सही कहा आपने, 0.4 होगा, लेकिन माइनस के साथ लेंगे इसको, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है ना ये। तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ऐड हो जाएगी, इसका मतलब ये एरर, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, कौन सा कॉन्सेंट करा रहा है, जब ये लेफ्ट में चला गया कौन सा वर्नियर स्केल का जीरो, तो कौन सा कॉन्सेंट करवा रहा है इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेंट करा रहा है। इसका मतलब इसका जो एरर है यहाँ, ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो आप देखो 6 कॉन्सेंट करने का मतलब कितना हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो 10 - 6 इंटू लिस्ट काउंट जो कि 0.1 mm है। तो यानी ये हो गया है ना, तो यहाँ माइनस के साथ होगा, लेकिन ये -0.4 mm ये कह रहा हूँ। तो अब वो जब उसने रीडिंग लिया तो देखो तो किसके बीच में, देखो ये हमारे पास में इसका जीरो कहाँ जा रहा है, इसका जीरो जा रहा है, एक तो आ रहा है 11, देखो 11 और 12 के बीच में वर्नियर स्केल का जो जीरो है, यानी जो वर्टिकल लाइन है वही जीरो बता रहा है। वर्नियर स्केल की जो वर्टिकल लाइन है ना, मूवेबल जो स्केल है उसका वर्टिकल लाइन को जीरो बता, तो 1 यानी 11 और 12 के बीच में, यानी इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो रीडिंग आ जाएगी इसकी 11 हो गया ना, क्योंकि 10 और फिर 11 दोनों के बीच में, तो ये हो गया 11 प्लस, आप कौन सा ऐड कर रहे हैं यहाँ देखो 8 × 0.1, यानी ये कितना हो गया 11.8 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 11.8 माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि -0.4,
तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 12.2 mm। यही आंसर है। अभी क्लियर हो गया? अब हाँ सर। अब एक और होता है जीरो करेक्शन। ये लिख लो पहले, एग्जाम्पल 30 है। एक उस पे देखो ना आप, देखो आप रीडिंग में देखो, जो वर्टिकल लाइन है ना वर्नियर स्केल की, वो 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, तो 11 तो आ ही जाएगा आपका। प्लस कौन सा साइड कर रहा है? 8 कौन साइड कर रहा है? तो 11 प्लस 8 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप। ये तो लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट करते हैं ना। नहीं समझे अभी भी? मेन स्केल ऊपर वाला है ना, जैसे 0 mm है, फिर 10 है, 20, 30, 40 मेन स्केल है, और नीचे वाला जो स्केल है जो मूवेबल है वर्नियर स्केल है। तो उसका जो वर्टिकल लाइन है जो इसको टच कर रही स्फेयर को, वो वहां से 0 मान रहा है, वो 0 वहां है। नहीं क्लियर है भाई अभी भी? 30th एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। लिख लिया? नेक्स्ट। अब एक होता है जीरो करेक्शन। तो कुछ नहीं है, बस ये कर देना है आपको। जीरो करेक्शन में जीरो करेक्शन इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। अब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो करेक्शन हमेशा ऐड किया जाता है। इट इज ऑलवेज एडेड, क्योंकि माइनस लगा ही दिया आपने। तो जब अगर मान लो जीरो एरर पॉजिटिव है ना, और माइनस लगा ही दिया क्योंकि पॉजिटिव तो वैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा था फाइनली, और जीरो एरर अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो वो वैसे वैसे ऐड हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इट इज ऑलवेज एडेड, तो ये वाला हो गया। आप इससे क्वेश्चंस करिएगा, मैं बताता हूँ आपको। अब उसमें ज्यादा कुछ बचा ही नहीं इसमें केस में। ये क्या हो गया स्क्रू गेज वाले में, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इसी में था, तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ यूज करना है। जीरो एरर का भी ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ है, बस उसमें कैसे देखना है वो बताना है मुझे बस। तो नेक्स्ट हमारे पास में स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर तक हम लोग मेजर करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह का सिस्टम होता है। तो
ये स्टड्स होते हैं दरअसल, और ये मेन स्केल इस पर रहती है और इस स्पिंडल होता है ये। ठीक, तो यहाँ मेन स्केल ऐसे बनी रहती है और इस पर सर्कुलर स्केल ऐसे बनी रहती है। इसमें सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स भी हो सकते हैं, 50 डिविजन्स भी हो सकते हैं, मेन स्केल है ना। और मेन स्केल ये होती है, जैसे वर्नियर स्केल की मेन स्केल है वैसे, और ये सर्कुलर स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इतना ध्यान रखना, राइट हैंड को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड का देखो आप जब इसको मतलब जो फिंगर्स का मूवमेंट है ना, क्योंकि अगर मान लो आपने इसको ऐसे घुमाया, इसको आपने ऐसे घुमाया, इसका मतलब इसका मूवमेंट स्पिंडल इधर की तरफ मूव करेगा। राइट हैंड थंब रूल से देखना है, राइट हैंड के जो कर्ल फिंगर्स हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, मतलब इसका रोटेशन को। ठीक है, तो आप जब राइट हैंड को मतलब ऐसे वर्टिकली कर लो और फिर उसको फिंगर्स को आगे लेके जाओ, तो थंब क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो है ना। तो कर्ल फिंगर क्या इंडिकेट कर ली, फिंगर्स, क्योंकि नीचे की तरफ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रही है ना, हरी बसन में। तो इसका मतलब है कि आप इस, और थंब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका मूवमेंट आप किस तरह से कर रहे हो, जो एरो में बना रहा हूँ ये, इस तरह से इसका फिंगर्स को मूव करा रहे हो, तो थंब किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, स्पिंडल मूव करेगा। तो इसके दोनों, ये तो फिक्स स्टड है, ये मूवेबल स्टड है, तो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों स्टड जब कोइंसाइड करें, मतलब टच करेंगे, तब क्या बात करेंगे हम लोग, जीरो एरर की बात करेंगे। अब जीरो एरर क्या होगा, इसमें कैसे देखना है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम आते हैं, चलो उस पर। उसके पहले मैं एक बात ये बता देता हूँ आपको कि हम लोग इसमें रीडिंग कैसे देंगे, यानी इसका लिस्ट काउंट कैसे देखेंगे। तो होता क्या है, एक रोटेशन करने पर किसका, स्पिंडल का एक रोटेशन करने पर ये हॉरिजॉन्टल कितना चलता है। तो जब ये एक सर्कल में पूरा घूमता है, कंप्लीट सर्कल रोटेट करने के बाद ये हॉरिजॉन्टली जितना चलेगा, वो हॉरिजॉन्टल जो मेन स्केल पे चलेगा वो होगा इसका पिच। तो लिस्ट काउंट इसका देखा जाता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पहले पिच डिसाइड करते हैं, इसका पिच क्या होता है, क्योंकि वो जानना जरूरी है। वहीं से हम बात करेंगे इसके लिस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, ये लिख लो, पहले ये बना लो। बना लिया है? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। तो पहले हम लोग पिच डिफाइन करते हैं। तो पिच होता है दरअसल डिस्टेंस
horizontal. Distance traveled by spindle in one complete rotation. ठीक है, और फिर यहीं से हम लोग लिस्ट काउंट भी इसकी बात करेंगे। तो लिस्ट काउंट होता है दरअसल पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूं, इफ पिच है मान लो 1 mm और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो है मान लो 100, तो यानी इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास 1/100 mm, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कितना हुआ देखो 10⁻⁻5 मीटर, या देखो कितना रहा 10 × 10⁻⁻6 मीटर, मालूम है 10 माइक्रोमीटर, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहा जा सकता है। ये देखो माइक्रोमीटर तक ये मेजर करता है, तो 10 माइक्रोमीटर इसका क्या है, लिस्ट काउंट है। तो स्क्रू गेज से हम लोग इतना तक मेजर कर सकते हैं, सोचो आप, ठीक है ना, लिख लो इसको। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। हाँ सर। अब जैसे इसमें पहले जीरो, क्योंकि रीडिंग तो वही लेने का तरीका वही है कि जैसे रीडिंग वहां देखा था हमने कि मेन स्केल प्लस वहां क्या था, मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। यहाँ भी ऐसे करेंगे, मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो लेना है बस। वो जो भी मान लो 45, 30, 90, अगर 50 डिविजन्स तक है, मान लो कंप्लीट टोटली 50 है या 100 भी है, तो 100 में जैसे मान लो 90 वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो फिर 90 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे वहां। इस तरह से रीडिंग वही, तरीका वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस जीरो एरर का इसमें समझाता हूँ, जीरो एरर कैसे लेना है, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जीरो एरर कैसे देखना है, तो इसमें डायरेक्ट आता हूँ, क्योंकि जीरो एरर के बारे में पता चली गया है कि सब्ट्रैक्ट करना है ना। दो तरह की एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसमें पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे देखना है, पॉजिटिव कैसे देखना है ना। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर से।
पॉजिटिव जीरो एरर है ना। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे देखेंगे? दोनों स्टेट्स क्या होने चाहिए? कांटेक्ट में होनी चाहिए, सिंपल है, टच करनी चाहिए एक दूसरे को। जब टच करेंगे तो मैं यहाँ बना ही लेता हूँ इसको पहले, ये मेन स्केल है हमारे पास में। ये दोनों स्टेट ऐसे टच हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा? जीरो एरर में, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा कि ये हमारे पास में ये सर्कुलर स्केल यहाँ होगा इसमें। तो ये अपने को जीरो इधर कहीं दिख रहा होगा, जीरो अपने को क्या हो रहा होगा? दिख रहा होगा यहाँ। तो मान लो इसका जीरो यहाँ है, जस्ट यहाँ जीरो है, उसके बाद में मेन स्केल का जीरो है ना, ये मेन स्केल है। अब यहाँ क्या है कि मान लो यहाँ हमारे पास में ये क्योंकि जीरो भी यहाँ होगा इसका और 100 भी यही होगा, और यहाँ मान लो हमारे पास में ये जो कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ में, मान लो ये 90th वाला है, सॉरी 90th वाला क्यों होगा, ये मान लो 10th तो यहाँ मान लो इसके साथ में ये जो हमारा है, ये तो हमारे पास जीरो है, और ये कितना मान लो 10 है, फिर यहाँ कितना है 20 है, यहाँ कितना है 30 है। तो अगर इसका जीरो इस लाइन के नीचे है, इधर क्या होगा 90 होगा, और इधर क्या होगा फिर 80 होगा, उसके बाद फिर 70 इसके पीछे से, क्योंकि पूरा सर्कल में है ना, तो है ना। तो यहाँ हमारे पास में ये इस तरह से, तो मान लो ये 80 हो गया, फिर इधर 70 होगा, है ना, इस तरह से जा रहा है। और इधर हमारे पास में ये 10 है ना, ये इधर 90 और ये 100 है, फिर ये 20 है, इस तरह से। तो अब आप देखो इसका किसका जो स्पिंडल जो है, यानी जो सर्कुलर स्केल है, उसका जीरो किधर है? लाइन के नीचे है। तो अपने को रीडिंग क्या दिखा रहा है? 10 दिखा रहा है ना। यानी इसका जब ये बिल्कुल यहाँ इसके जीरो, इसका मेन स्केल का जीरो है, ये दोनों टच कर रहे हैं, तब इसका मतलब इसमें एरर को क्या माना जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर माना जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? हेलो, बात समझ में आई? नहीं आई तो पूछो भाई, हाँ सर। क्योंकि हाँ सर, समझा। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका जीरो नीचे की तरफ, अब क्योंकि आप खुद ही देखो ना, जब इसको ओपन करोगे, इसको ऐसे रोटेट कराओगे, तो स्पिंडल इधर मूव करेगा ना, तो आप देखो रीडिंग बढ़ती जाएगी ना। अब आप मान लो रीडिंग आती है 50 वाला कॉन्सेंट कर रहा है, मान लो ये आगे चल के मान लो 2 mm को क्रॉस कर गया, इसको मान लो ये जीरो था, इसका जीरो और 2 को क्रॉस कर गया, तो 2 mm तो आप लोगे ही लोगे, है ना। प्लस मान लो 50 वाला कॉन्सेंट कर रहा है, तो 2 + 50 इंटू लिस्ट काउंट, वो रीडिंग आ गई। लेकिन आप ये देखो ऑलरेडी 10 तो पहले दिखा रहा है वो, इसका मतलब 10 के करस्पॉन्डिंग में तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना अब भाई। अल्टीमेटली चला तो 40 डिवीजन, एक मतलब 2 mm + 40 तो चलाओ, नहीं समझे? 40 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग तो चला। अगर मैं 50th डिवीजन मान लो इस लाइन से कॉन्सेंट करता है, तो अल्टीमेटली रोटेशन तो उसका कितना हो, 40 हुआ, प्लस 2 mm उधर वाला। ये क्लियर है मैंने क्या कहा? हाँ सर। तो रीडिंग कैसे देखेंगे हमेशा? तो पॉजिटिव जीरो अगर एरर है तो फाइनल रीडिंग ऐसे देखेंगे। तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर का मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर इसका सर्कुलर स्केल का जीरो, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो अगर जो मेन स्केल की जो लीनियर स्केल है उसकी लाइन से अगर नीचे है, तो इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सर। तो बना लिया आपने?
बना लिया तो नहीं, आगे चलता हूँ। बना लिया सर। ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि मान लो इसका 90th है डिवीजन, इधर क्या होगा जो इससे कंसेप्ट कर रहा है, मान लो 80 है, इसका मतलब यहाँ 0,100 यहाँ है, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ 20 है, उसके बाद चलता जाएगा, फिर यहाँ 70 है, उसके पीछे है ना ऐसे। तो आप देख रहे हो कि इसका जो 0 है ऊपर चला गया। तो आप देखो जब इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो आप देखो पहले क्या है, 90 के बाद 0 दिखाई देगा, तो आपको लग रहा है कि यार तो रीडिंग क्या दिखाएगा, देखो ना, जबकि अगर 90 से मान लो 10 पे जाएगा तो अल्टीमेटली चला कितना डिवीजन, 20 डिवीजन चल चुका हो, जबकि अपने को 10 ही नजर आएगा वहां। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव जीरो थी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, अल्टीमेटली चला तो 20 डिवीजन हो। अगर मान लो ये जब रोटेट कराने पर 10th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, मान लो मेन स्केल से, तो अपने को क्या लग रहा है कि समझ में आया क्या कहा मैंने अब। तो अगर इसका 0 मेन स्केल के ऊपर है, इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो इसमें कैसे देखेंगे फिर, इसका नेगेटिव जीरो यहाँ क्या आ रहा है, देखो इसमें देखेंगे फिर 100 माइनस 90 करना, ये माइनस के साथ, ये नेगेटिव जीरो एरर होगी इसकी, मतलब इनटू लिस्ट काउंट करेंगे ना, इनटू लिस्ट काउंट करेंगे तो ये होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 10 आगे है ना, वो 10 डिवीजन आगे है। तो जैसा वहां किया था हमने वैसे यहाँ करेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको कैसे समझाएं भाई। आप यहाँ देखो, इसको रोटेशन दोनों जोस को, दोनों स्टड्स को आपने मिला दिया, तो वहां कोई आपने ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो दोनों जोस मिल रहे हैं। तो अब दोनों के 0 0 कॉन्सेंट करने चाहिए ना, तो 0 0 कॉन्सेंट करने का मतलब है कि कोई एरर नहीं होगी। क्लियर है? पहला पॉइंट तो दिमाग में आना चाहिए कि दोनों के 0 एक ही जगह पर होने चाहिए, सर्कुलर स्केल का भी 0 और मेन स्केल का भी 0, तो कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन जैसे नेगेटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है कि वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है, जब दोनों स्टड्स को हमने मिलाया, कांटेक्ट में लेकर आए, तो ये ऊपर जाने का मतलब है कि जब आप इसको रोटेट कराओगे तो आप देखो ना इसमें 90, जैसे इसमें देखो 90 वाला 0 से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल का, ये मेन स्केल का 0 है, ये जो है ये मेन स्केल मैंने बना रखी है, इसका 0 इससे जस्ट यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो 90 वाला भी यही डिवीजन है, 0 भी यही है, तो 90 वाला है ना, 0 थोड़ी है, मतलब इसका सर्कुलर स्केल का 0 थोड़ी यहाँ है। इसका मतलब है कि 0 ऊपर की तरफ चला गया है। तो जब आप इसको रोटेट कराओगे तो ऐसे रोटेट कराओगे ना इसको, तो ये स्पिंडल ऐसे मूव करेगा। राइट हैंड से सोचो, अब आप फिंगर्स को आप कैसे लेकर आओगे, यानी पाम को अपनी तरफ रखो और फिंगर्स को रोटेट कराओ, तो फिंगर्स ऊपर से नीचे आ रही है, तो तुम किधर है, राइट साइड में है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले मान लो मैं कहता हूँ कि 10th वाला फिर मान लो कॉन्सेंट कर रहा है, किससे, क्योंकि 0 से तो आगे जा चुका होगा ये कौन, स्पिंडल, तो यानी लेकिन मेन स्केल से 10th डिवीजन कॉन्सेंट कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली चला तो लेकिन 20 डिवीजन है ना इस केस में वो।
तो 20 डिवीजन चला तो रीडिंग तो 20 आना चाहिए ना, 20 के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए हमारे पास में, लेकिन अपने को दिख क्या रहा होगा 10, लेकिन वह नेगेटिव जीरो एरर है एक्चुअली। तो नेगेटिव जीरो एरर को कैसे देखेंगे, 100 माइनस, क्योंकि 90 वाला कौन सा ऐड कर रहा था उस टाइम, तो 100 माइनस 90 ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर तो फेंक दो उस इंस्ट्रूमेंट को, अगर वो सही से नहीं काम कर रहा है तो फिर बेकार है, और क्या है। नहीं कॉन्सेंट कर रहा तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, ये भी तो देखो ना। तो कुछ तो बताएगा ना कि ये वाला कॉन्सेंट कर रहा है या ये नहीं कर रहा है ना, ऐसा है। क्या 50th डिवीजन अगर हुआ तो 50th वाला मानेंगे, तो वो भी नेगेटिव माना जाएगा। 100 माइनस 50 मतलब 50, तो वो भी नेगेटिव ही है, क्योंकि आगे है ना, आगे से रोटेट करके आएगा ना, अपने स्टड को मिलाने के बाद में उसका 50 क्या आप बोल रहे हो, तो 50 तो उधर है ना, ऊपर की साइड 0 है ना एक्चुअली उसका, ठीक है। शुरुआत में आप कह रहे हो कि 50 कॉन्सेंट कर रहा है, हाँ तो 50 कॉन्सेंट कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो उसका 50 100 माइनस 50 यानी ये नेगेटिव जीरो एरर होगी, ठीक है, ऐसा है। तो हो जाएगा ये। अब जैसे इसका रीडिंग का बताता हूँ कैसे रीडिंग लेना है, तो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो आप पहले वाला रीडिंग तो मैंने बताया था वैसे लेना होता है, तो वो नहीं है। जैसे इसमें हाउ टू फाइंड थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्क्रू गेज, ये पेज नंबर आप 10 पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इसको जूम करके इसने बताया है। तो आप देखो इसका कौन सा, देखो यहाँ 7 आपको दिख रहा है, 0 से लेकर 7 देखो, तो 7 दिख रहा है, तो 7 mm तो हमारी रीडिंग हो ही गई है ना। उसके बाद देखो कौन सा कॉन्साइड करवा रहा है, 47 इसके मेन स्केल से कॉन्साइड करवा रहा है। इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, टोटल डिवीजन इसमें वाला में 50 बता रहा है, कितने बता रहा है 50 या 100 कितने बता रहा है भाई, ये तो बताया नहीं इसने यार। अच्छा ऊपर वाला लेके कर रहा है, तो इसने 1 mm वाला लिया हुआ है, पिच 1 mm है, 100 डिवीजन वाला लिया हुआ है, इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm बाई 100 हो गया है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इस रीडिंग क्या रही देखो 7 mm प्लस कौन सा कॉन्सेंट करा 47, तो 47 इंटू लिस्ट काउंट कर दो, यानी 0.47 हो जाएगा, तो 7.47 mm ये आंसर इसका है ना, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। रीडिंग कैसे लेना है, हाँ सर। स्क्रू गेज में मेन स्केल लेना है, मेन स्केल रीडिंग होगी सेम ऐसा ही है जैसा उसका, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। हो गया है ना। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 7 देखो आप, सॉरी 17 देखो, रीड है ना। तो इसमें क्या क्या दिया, जैसे इन कंप्लीट रोटेशन ये 1 mm अपने को दिया है इसने, इसने कहा इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 mm, इसका मतलब पिच कितना हो गया 1 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 100 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm बाय 100 हो गया। अब इसमें रीडिंग बता रहा है कि इसकी रीडिंग लेके दिखाओ, तो कितना देखो कौन क्या दिख रहा है आपको 11 दिख रहा है, 11 वो दिख रहा है, 11 mm तो वो हो गया प्लस, अभी इसका कौन सा कॉन्सेंट कर रहा है 60 नहीं 65 कॉन्सेंट कर रहा है, तो 65 इंटू लिस्ट काउंट, ये रीडिंग आ गई 11.65 mm। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ सर।
है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप कर लीजिएगा ये। तो ये वाला भी आपका हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है ना। तो ये कंप्लीट है। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस मुझे एक चीज डिस्कस करनी है। एक तो सिंपल पेंडुलम वाला पॉइंट डिस्कस करना है, एक इलास्टिसिटी वाला पॉइंट डिस्कस करना है, उसका सर्ल्स मेथड जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस फाइंड करने, कैसे यंग्स मॉडुलस फाइंड करेंगे किसी मेटालिक वायर का। तो बस ये 2 पॉइंट रह गए, मतलब 10-15 मिनट का ही काम रहेगा वैसे तो। अगले हफ्ते क्लास कैसे होगी बेटा, एग्जाम है आप लोगों का, जो भी है इसी हफ्ते है ना। तो इस टॉपिक में ये टॉपिक हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाँ मेरे पास में है ना उसका बुक, वो भेजूंगा ना आपको PDF, ठीक है। हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट बाकी कर चुके हैं ना हम लोग, क्लास में हो चुके हैं सब। जो भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं से बनेगा, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। जो भी क्लास में हमने किए होंगे, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस वाला किया होगा, वो फॉर्मूले देखे थे हमने, है ना। तो वो जो फॉर्मूले है ना, जितने भी फॉर्मूले, उन्हीं में से बनाएगा। जैसे रिंग, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई रिंग है मान लो, है ना, उसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला उसने, उसमें एरर पूछ सकता है वो। तो वो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनाएगा वो। ऐसे ही है जो एक्सपेरिमेंट दिए रखे हैं इसमें, उससे नहीं ले, है ना। तो वो आपको या तो फॉर्मूला दे देगा, उसमें से पूछ लेगा, उसमें एरर बताओ क्या क्या है ना, या जो भी होगा उसी से बात करेगा मतलब। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया है। अब इसमें मुझे यूनिट एंड डायमेंशन वाला बचा है इसमें, तो कल मैं पूरा एक कंप्लीट ही करा दूंगा आपको ये टॉपिक। तो कल ही हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपका एक ही लेक्चर में ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो फिर, आपके भी क्लास है क्या? अच्छा बच्चे छोड़ दिए, चलो फिर रहने दो, फिर कल ही करवा दूंगा मैं, हो जाएगा वो। ओके बाय बाय। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलो क्या हुआ? नहीं सेमीकंडक्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि उतना टाइम मिलेगा। उसके इस एग्जाम के बाद तो मैं पढ़ा ही दूंगा आपको। तो उसको तो छोड़ ही दीजिएगा अगर आता भी है तो, पर अभी उसके चक्कर में क्या है कि बाकी टॉपिक को मत छोड़िए, जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से तैयार करो, है ना। ये मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर, ओके बाय बाय।